नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप अपने क्लास के माध्यम से और इस सोनू सर के इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करते आ रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट है कि सर आप तो रेगुलर थोड़ा वीडियो पोस्ट नहीं कर पाते हैं, लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। तो मैं उनसे जितने भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब हो जाने की वजह से और कुछ रीजन होने की वजह से आपका रेगुलर वीडियो पोस्ट नहीं हो रहा था, जिसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे कमेंट्स मेरे इस चैनल के माध्यम से आता आ रहा था। बाकी जो भी शॉर्ट वीडियो, जो भी नॉलेज वाला, इसके बाद जो भी मोटिवेशन वीडियो शॉर्ट के माध्यम से आप सभी के समक्ष यहाँ पे रोज आपका पोस्ट किया जाता था, जिसके माध्यम से मैं फिर से आप सभी को बताते चलूँ कि आज भी आप सभी के लिए जो भी क्लास जहाँ तक आप सभी का पढ़ाई हो चुका था, क्योंकि मैं आप सभी जानते हैं कि चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का और हर एक क्लास की यहाँ से आपको ऑनलाइन क्लास की सुविधा, यहाँ पे बेहतर सुविधा आपको देखने को मिलती है। और एक एक्स्ट्रा कमेंट्स भी आया था कि सर जो भी आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा रखते हैं, तो आज मैं उन्हीं के लिए आज आपके वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छे से लेकर आए हैं। तो इनके लिए भी एक थोड़ा आपका जोरदार लाइक कर दीजिएगा, जिसके माध्यम से जो भी हमारे कैमरामैन हैं उनके लिए भी आप थोड़ा जोरदार आप उसके लिए आपका लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो को विलंब ना करते हुए आप सभी के समक्ष आज का क्लास से आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत कराया है, क्योंकि मैं आप सभी को बताते चलूँ कि ये जो क्लास होने वाला है आपका, ये आपका क्लास है 12th का क्लास हो रहा है, जिसके आपका बायोलॉजी है। फर्स्ट चैप्टर आपका बायोलॉजी जो पढ़ाई हो रहा था उसका तीसरा दिन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे और सेकेंड डे का क्लास आप सभी को हो चुका है। तो जो भी बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं, जो अभी तक वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो कृपया करके आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी है हमारा पर्सनल नंबर है 8409630049, इसके माध्यम से आप हमसे कभी भी बेझिझक अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम समस्या डाउट आपको लगा रही है, तो आप हमसे इस बेझिझक आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसमें कोई आपको कोताही नहीं है, आपको बेहतर सुविधा कराया जाएगा अपने इस चैनल के माध्यम से। चलिए, और एक और जरूरी बात कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका ऑनलाइन क्लास तो हो ही रहा है, इसके माध्यम से ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाई हो चुकी है। इसके माध्यम से जो भी बच्चे ऑफलाइन के माध्यम से भी वीडियो देख रहे हैं और उनके पढ़ाई हो चुके हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से उनको दोबारा एक बार फिर से उनका रिवाइज हो जाए। और जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनको 100% गारंटी देता हूं कि आज के बाद हमेशा आपके वीडियो ऑनलाइन क्लास से लाइव क्लास हमेशा आपको होती रहेगी, और यहाँ से हर एक क्लास की सुविधा और ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का आपका क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जलकुंभी, और हमने जलकुंभी के बारे में बहुत बेहतर तरीका से क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आपको बैच में हमने इसको बहुत बेहतर तरीका से बताया था। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लास से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ही आता ही है, लेकिन यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों हमने ऑफलाइन बैच में बता चुके हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से भी देख रहे हैं, वो कृपया करके इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं समझेंगे, 2 बार समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छी तरह से समझ कर यहाँ से आपको जाना है, जिसके माध्यम से आपको लगे कि हाँ, आज की पढ़ाई हमको बहुत अच्छी लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी बखूबी जानते हैं कि क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी क्लास 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाई समझ में कहीं भी जा रहे हैं, उन सब को कोई मतलब नहीं है। सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, बशर्ते कोई बच्चे को समझा पाते हैं, कोई बच्चे को नहीं समझा पाते हैं। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक आप ऑफलाइन बैच में भी हमसे जुड़ सकते हैं, जो ऐसे कोचिंग है जो आपको हरदास चक डुमरी सरकारी स्कूल के पास है। चलिए देखिए, आज का क्वेश्चन है आपका जलकुंभी। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएंगे उसको अपने नोटबुक में लिखते रहेंगे और उसको समझते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी क्लासे कराया जाएगा उसको अब आपको बोर्ड के समक्ष लिखवाया नहीं जाएगा। अब उसको आपको सुनकर और उसको वीडियो को पॉज करके आपको जो भी बात बताया जाएगा उसको अपने नोटबुक पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं जलकुंभी के पौधे के बारे में। आप हम सभी
हमको ये बताइए कि क्या आपने कभी जलकुंभी का पौधा देखा है, और देखे हैं तो आप हमारे कमेंट्स कीजिए कि हाँ हमने सर देखे हैं, कहाँ देखे हैं, किस प्रकार देखे हैं, कैसे देखे हैं, वो सब बताने की कोशिश करें, जिसके माध्यम से आपको और बेहतर तरीका से बताया जा सकता है। चलिए देखिए, जलकुंभी का पौधा आप सभी ने सबको ही देखा होगा, ठीक। जो भी जलकुंभी का पौधा होता है वो हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का जलीय पौधा होता है, ये हम खुद जानते हैं, बरसाती आप सभी देखे भी होंगे, ठीक। तो वहाँ पे नोटबुक निकालते रहिए और हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए, और यहाँ से किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको आपको बताते चलेंगे, उसको ऑनलाइन करते रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखेंगे वहाँ पे जलकुंभी, और एग्जाम में याद तो लिखेंगे कि जलकुंभी एक जलीय पौधा होता है। इसके अलावा जो स्तर जल में तेजी से वृद्धि करता है, अब इसलिए यहाँ पे स्तर जल मतलब कोई भी पानी जब देखे होंगे जलकुंभी के पौधे को, तो बहुत तेजी से क्या करता है कि वो अपना वृद्धि करता रहता है, ठीक है। वृद्धि करने के अलावा इसमें कायिक प्रवर्धन जो होता है भूस्थायी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन किस विधि के द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन। तो पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जलकुंभी में कौन सी क्रिया होती है, तो कायिक प्रवर्धन क्रिया के माध्यम से वो अपने स्तर जल में वृद्धि करते हैं। तो किसके माध्यम से, तो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में कौन सी क्रिया होती है, तो भूस्थायिका क्रिया होती है। अब हमने सब कुछ बता दिया है कि भूस्थायिका क्या होता है, कंद क्या होता है, प्रकंद क्या होता है, सब हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। जो भी बच्चे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें, जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या मिला, हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर से एक बार लिखिए। जैसे कि जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो स्तर जल में तेजी से वृद्धि करता है, ठीक। इसके अलावा इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्थायिका विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि द्वारा, भूस्थायिका विधि द्वारा, जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने बच्चा को जब टेस्ट लिया था क्लास में, तो ये क्वेश्चन हमने उस समय दिया था कि जलकुंभी जो भी होती है, जलकुंभी किस विधि के द्वारा या किसकी कायिक प्रवर्धन किसकी विधि के द्वारा होती है, तो भूस्थायिका विधि द्वारा आपको होती है। इसके अलावा हमने आपको लिखवाया था कि कोई भी जलकुंभी होता है, वो जलकुंभी बहुत ही कम समय में इतना अपने चारों तरफ जल में फैल जाती है, जिसके माध्यम से आप सभी देखे होंगे कि वहाँ पे जितने भी आसपास में वहाँ के नीचे जितने भी मछली होते हैं वो सब मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं पता कीजिए। देखिए, जलकुंभी क्या करता है कि सबसे पहले जो भी पानी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, वो अपने जैसे जलकुंभी तेजी से बढ़ता है, तो वो जलकुंभी का पौधा क्या करता है कि तेजी से उस पानी में जो भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को क्या करता है कि अपनी तरफ ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब उसको खींच लेता है। तो खींच लेने के माध्यम से क्या करता है कि उस जलकुंभी के नीचे जितने भी आपको जलीय जीव पाए जाते हैं वो सभी के सभी कुछ ही देर में आपको क्या करते हैं कि मर जाते हैं। कई मर जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जलकुंभी क्या होता है कि एक प्रकार का जलीय पौधे को विनाशनायक के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, और यहाँ से आपको एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ चुका है। तो इसको याद रखेंगे कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक या महाविपत्ति कहा जाता है, या महाविपत्ति। और ये पता कीजिए जो भी आपके एग्जाम में जो भी बच्चे आसपास में दिए, क्या एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है कि नहीं है, इसको पता कीजिएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसके पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं, फिर से एक बार समझिए। जलकुंभी क्या होता है कि एक प्रकार का जलीय पौधा होता है जो स्तर जल में तेजी से वृद्धि करते हैं। इसमें कायिक प्रवर्धन भूस्थायिका विधि द्वारा होते हैं। ये जलकुंभी बहुत ही कम समय में इतना तेजी से वृद्धि करते हैं कि उसके आसपास में जो कोई भी जीव होते हैं वो सभी के सभी जलीय जीव को वहाँ जो भी ऑक्सीजन की मात्रा को सूंघ लेते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ कोई भी जलीय जीव जो भी संपर्क में आते हैं वो सभी के सभी वहाँ पे मर जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिला था कि बंगाल जो था उसमें सबसे बहुत ज़्यादा संख्या में जलकुंभी पैदा हो जाने की वजह से वहाँ पर जितने भी मछली थे सभी के सभी मछली वहाँ पे नदियों के सामने मर कर ऊपर की तरफ का हल्की दहाना यानी कि बहना शुरू हो गए थे, जिसके माध्यम से इस जलकुंभी को बंगाल का आतंक और महाविपत्ति कहा जाता है। पहले के जमाने में क्या होता है कि जो भी आपको जलकुंभी था उस जलकुंभी के
पत्तियों के माध्यम में आपको क्या कराया जाता था कि उससे भोजन भी उस पर कराया जाता था, लेकिन वैसा आप देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग अब क्या है कि स्टैंडर्ड युग में जी रहे हैं, जिसके माध्यम से वैसा आप देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके माध्यम से जो भी उसके पत्ते था, उस पत्ते में भी हम लोग भोजन के रूप में या अन्य सामग्रियों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये था आपका जलकुंभी के बारे में पूरा का पूरा आपका जानकारी। ठीक है, तो इसको बेहतर तरीका से लिखवाया गया है, और ऑफ ऑनलाइन क्लास में आपको लिखवाया जा सकता था, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से सिर्फ अब हमारे बातों को सुनिए और नोटबुक में लिखते चलिए। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बेझक आप वीडियो को आगे पीछे करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जलकुंभी कायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा करते हैं, तो आपको भूस्थलिका विधि जो हमने यहाँ पर आपको लिखवा दिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का आतंक या महाविपत्ति किससे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। ठीक। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जलकुंभी का जो पौधा होता है वो कौन सी गैस को अपनी तरफ ऑब्जर्व करती है, मतलब अपनी तरफ को खींच लेती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करती है कि अपनी तरफ वो खींच देती है, जिसके माध्यम से क्या करती है कि वहाँ पे जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके माध्यम से वो सभी के सभी का होते हैं कि आपको मर जाते हैं। ये था आपका जलकुंभी के बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका क्या होता है कि आपका विकास पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक, देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास पत्तियों के द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, यानी कि पत्ती के माध्यम से ही कहा कि उनका विकास होगा, पत्तियों के द्वारा होता है। तो कौन कौन से पौधे होते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पत्तियों के द्वारा कौन कौन से होते हैं। तो उनका नाम होता है आपका कलंचू वर्टिसिलेंटा। ठीक, कलंचू वर्टिसिलेटा, वर्टिसिलेटा, इसको याद रखेंगे। और एक और होता है आपका पत्थर चाटा। ये तो पत्थर चाटा का आप नाम सुने होंगे जरूर, आप देखे भी होंगे पत्थर चाटा, पत्थर चाटा। अब कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने देखे होंगे कि पुराने घरों में क्या होता है कि देखे होंगे पुराने घरों में जो भी आपको वृक्ष होते हैं या जो भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं कि पत्थरों आपका जो भी पुराने घरों में आपके घरों के माध्यम से ऊपर के माध्यम से चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत कम पत्थर चाटा देखने को मिलती है, लेकिन उसी को हम लोग पत्थर चाटा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलंचू वर्टिसिलेटा होता है जो इसमें पत्तियों के द्वारा क्या होते हैं कि उनका विकास होता है। कहने का मतलब जैसे कि आपका विकास जब से खाना वाना खाइएगा तब अपना आपका विकास होगा, ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास उनके पत्तियों के द्वारा ही होता है। जो आपका कौन कौन से है, तो है आपको कलंचू वर्टिसिलेटा और पत्थर चाटा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इतना लिखिए, इसके बाद आगे आपको बताया जाता है। चलिए देखिए, इसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन के रूप में आपका अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की अवस्था। ठीक, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आपको देख सकते हैं एग्जाम के नजरिए से इस क्वेश्चन को, किशोरावस्था की अवस्था क्या होती है। ठीक, तो देखिए, किशोरावस्था की अवस्था को देखेंगे कि वहां पे आपको देखेंगे कि वैसी अवस्था, ठीक, जिसके माध्यम से कोई भी आपका जीव या कोई भी किशोर क्या करते हैं कि जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। अब समझिए ध्यान से क्या, जैसे देखिए, जीवों में कुछ कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है जिसके माध्यम से उनका एक अवधि होती है। अवधि मतलब एक टाइम टेबल होता है, जिसके माध्यम से कोई भी अगर किशोर यानी कोई भी किशोर अवस्था मतलब का कि जिन बच्चे का आप समझिए कि वो जनन करने के लिए यानी कि सेक्स करने के लिए वो परिपक्व हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से सेक्सुअल करने के लिए आपको तैयार हो जाते हैं, उनका शरीर आपको तैयार हो जाता है कि हाँ तो आप सेक्स कर सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जनन की क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ
कि मैं बायोलॉजी के क्लास के लिए जाना जाता हूँ, ठीक, क्योंकि मैं 2019 से पढ़ा रहे हैं जो आपको बायोलॉजी के एक्सपर्ट हम माने जाते हैं, तो मैं फिर भी उतना नॉलेज तो नहीं है मेरे पास कि सब कुछ का दुनिया में दाने आपको हो। लेकिन मैं आपको फिर से बताते चलूँ कि जो भी बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, ऑफलाइन बच्चे जो भी पढ़ते हैं हमारे पास उनसे भी पूछ सकते हैं कि कोई भी बायोलॉजी के क्लास 12 क्लास में पढ़ाई जाता है तो उसमें बच्चों को हंसी मजाक या लाज शर्म या घृणा आपको नहीं आना चाहिए। अगर जब ये चीज़ें अगर आपको आ गई तो आप कभी भी बायोलॉजी के क्लास आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किशोरावस्था में आपको समझा रहा था, क्योंकि मैं समझाने के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। भले कुछ बच्चे हमको नहीं जानते हैं वो अलग की बात है, लेकिन मैं इसी के लिए जाने जाते हैं, समझाने के लिए, ठीक है। तो देखिए किशोरावस्था की अवस्था अगर लिखेंगे तो जीवों की वैसी अवस्था लिखते चलिएगा इसमें कि जीवों की वैसी अवस्था, जीवों की वैसी अवस्था जिसमें कोई जीव जनन करने के लिए, जिसमें कोई जीव लैंगिक जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसे ही किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या, सुनिए ध्यान से, देखिए मैं फिर से एक बार समझा दूं। किशोरावस्था का होता है कि जीवों में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है, एक टाइम पीरियड होता है कि कोई भी जीव का क्या होता है कि जब उनका एक टाइम हो जाता है कि हाँ लैंगिक जनन अब कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम को या उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं आपको किशोरावस्था। इसे कहने का मतलब कि कोई भी बच्चा का जब आपका कहने का मतलब कि लैंगिक जनन यानी कि सेक्स करने के लिए अब उनका शरीर तैयार हो जाता है, जिसके माध्यम से आपको क्या होते हैं कि वो जनन की क्रिया कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था की अवस्था, ठीक है। इसको नोट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको लिखवाएंगे, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 3 बार क्वेश्चन हो सकता है, पूछे क्यों, क्योंकि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बहुत बार एग्जाम में आपका पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको नोटबुक में आप लिखते चलिए कि एक वार्षिक पुष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक। एक वार्षिक पुष्पीकरण इसको समझे कि एक वार्षिक पुष्पीकरण की क्रिया क्या होता है। देखिए कुछ वैसे पौधे होते हैं जिनमें वर्ष भर में एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है। पुष्पन क्या होता है, ठीक, देखिए पुष्पीकरण कहने का मतलब ही होता है कि उसमें मात्र एक बार ही पुष्प लगेंगे। पुष्प मतलब उसमें एक बार ही वो क्या होगा कि जिसको भोजपुरी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, मंजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप सभी देखे होंगे कि आम में पहले क्या हो कि मंजर आया होगा, जिसके माध्यम से आपको कहा कि उसके माध्यम से जिसको भोजपुरी भाषा में हम टिकोरा बोलते हैं, उसके बाद उसमें आपको आम लगेंगे, मांस आएगा, इसके बाद आपको कहा कि आम बनकर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार आपको पुष्पीकरण क्या होता है कि उसमें एक बार ही पुष्प आने का आपका चांस रहेगा। देखिए समझिए, वैसे पौधे लिखते चलिए, ठीक है, इसको लिखवाएंगे नहीं, खंजर समझाएंगे। देखिए वैसे पौधे जिनमें वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक लिखा हुआ है, इसलिए इसमें एक बार ही क्या होगी आपका पुष्पीकरण की क्रिया होगी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक वार्षिक पुष्पीकरण। फिर से देखें कि वैसे पौधे जिनमें
वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है उसको हम लोग एक वार्षिक पुष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जामुन, तो जामुन में क्या होता है कि एक बार साल भर में एक बार ही क्या होता है कि आपको वाष्पीकरण की ना सॉरी आपके वाष्पीकरण कर यहाँ पे पुष्पीकरण की क्रिया होती है। हम वाष्पीकरण में एक बाचा बोल रहा है कि उसी के सुना हुआ हम बोलते, देखिए वाष्पीकरण उसको नहीं बोलते। वाष्पीकरण जब आपको पढ़ाया जाएगा कि वाष्पीकरण क्या होता है, कोई भी बारिश जब नीचे की तरफ माध्यम आता है तो आपको क्या होता है कि जब वो शोक के माध्यम से ऊपर की तरफ हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोषण की क्रिया। कोई भी पत्ती वगैरह पर क्या होती है, जो भी पानी वगैरह आपको पड़ते हैं जिसके माध्यम से उस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होता है कि ऊपर के तरफ एब्जॉर्ब होना शुरू करते हैं जिसको हम लोग वाष्पोषण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो अलग की बात है। अभी फिलहाल आप समझिए ध्यान से कि एक वार्षिक पुष्पीकरण क्या होते हैं कि वैसे पौधे जिनमें वर्ष में एक बार ही पुष्पन क्रिया होती है उसको हम लोग एक वार्षिक पुष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आपका जामुन हो गया और लीची हो गया। तो लीची आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें उतना डिटेल में लिखिएगा तो पढ़ाई तो हो ही गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वार्षिक पुष्पीकरण के एग्जाम। अब देखिए यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन एक वार्षिक पुष्पीकरण के अंगन में आते हैं। ठीक, तो जामुन और लीची क्योंकि जामुन और लीची में मात्र इस साल भर में एक बार ही आपको कहा होता है कि उसमें पुष्पन की क्रिया आपको देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है आपका द्विवार्षिक। इसको बाबू लोग नोटबुक में निकालते रहिए और इसको लिखते चलिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से इसका परिभाषा को नहीं लिखवाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो आपका स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि हम क्या करेंगे कि आपको उसमें से आगे से जो भी लिखना होता है आपको हाथ से ही लिखना होता है। ठीक है, इसी की वजह से आपको थोड़ा लिख सकते हैं। देखिए अब द्विवार्षिक पुष्पीकरण के बारे में क्या होता है कि वैसे पौधे जिनमें वर्ष में 2 बार पुष्पन क्रिया होती है, इसको याद रखना है। 2 बार वर्ष भर में अगर 2 बार किसकी पुष्पन क्रिया हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विवार्षिक पुष्पीकरण। जैसे कि आपका आम। ठीक, देखिए आम, फिर समझ देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वर्ष में 2 बार पुष्पन क्रिया देखने को मिलती है। जैसे वर्ष में, ठीक, वर्ष में 2 बार उनको पुष्पन की क्रिया होगी, यानी कि 2 बार उसमें क्या होंगे कि फूल लगेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से वो फल आपको का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, वो द्विवार्षिक पुष्पीकरण उसको बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, वैसे पौधे जिनमें वर्ष में 2 बार पुष्पन की क्रिया होती है उसको द्विवार्षिक पुष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि आपका आम। तो आम में देखिए कि कोई कोई ऐसा आम होता है, सभी आम नहीं होते लेकिन कोई आम ऐसे होती है जो उसके अगर आपके आसपास में आम की आपका बनावट किया गया है आम का या कोई भी आपका बागवानी है। ठीक है, तो उसमें देखिए किसी किसी के आम आपका साल भर में 2 बार आपको क्या होता है कि उसमें मंजर लगना शुरू होते हैं, कि पुष्पीकरण की क्रिया देखने को मिलती है। तो उसको हम लोग द्विवार्षिक पुष्पीकरण कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है कि आपको बहुवर्षीय वाष्पीकरण। ठीक, यानी कि बहुवर्षीय पुष्पीकरण, बहुवर्षीय पुष्पीकरण। अब ये क्या होता है थोड़ा एक बार समझिए। देखिए बहु मतलब आपको क्या होता है कि ज्यादा, यानी कि एक से आपका अधिक। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि वैसे पौधे जिनमें वर्ष भर पुष्पन की क्रिया होती है उसे बहुवर्षीय पुष्पीकरण कहते हैं। यानी कि सालों भर उसमें क्या होगा कि आपका पुष्पीकरण की क्रिया हमेशा आपका होती रहेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको बहुवर्षीय आपका या बहुवार्षिक आपका पुष्पीकरण भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका है गुड़हल। अब गुड़हल क्या होता है, जो आप पूजा पाठ करने के लिए अड़हुल का फूल का इस्तेमाल करते हैं उसी का ओरिजिनल नाम आपका होता है गुड़हल, लेकिन हम लोग भोजपुरी भाषा में इसको बोल बोल कर क्या कर दिए हैं, इसको अड़हुल कर दिए। ठीक है, लेकिन जब वास्तव में देखा जाएगा तो इसका वार्षिक नाम जो आपका है वो आपका गुड़हल है। ठीक है, तो बहुवर्षीय पुष्पीकरण क्या होते हैं कि वैसे पौधे जिनमें वर्षों भर यानी कि सालों भर पुष्पीकरण की क्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं बहुवर्षीय पुष्पीकरण। जैसे कि आपका हो गया गुड़हल। ठीक है, इसको नोट करने की इतना कोशिश कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन जो है एक आपका मोनोकार्पिक, जो एग्जाम के लिए मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पूछेगा आपको संक्षिप्त वर्णन करने में पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका हो गया मोनोकार्पिक,
ये सभी जितने भी आपको मोनोकार्पिक, ये आपको संक्षिप्त में यानी कि 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके ऊपर टिक लगा सकते हैं। मोनोकार्पिक आपको क्या होता है, इसको समझेंगे ध्यान से थोड़ा, ठीक है, कि मोनोकार्पिक क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है। कुछ जीवन काल में, जीवन काल समझते, मतलब जब तक वो जिएंगे, मतलब जब तक उनका जिंदगी रहेगा उस समय तक उनका कहा कि मात्र उनकी जिंदगी में एक बार ही उनमें पुष्प निकलेंगे, यानी कि उसमें से फूल निकलना शुरू करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। और एग्जाम के लिए मस्ट VVI क्वेश्चन है, यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस क्वेश्चन पर टिक लगा रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन वो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा, नहीं तो सेकंड सिटिंग में पूछेगा, या किसी न किसी साल में एग्जाम में क्वेश्चन में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे थे मोनोकार्पिक, तो मोनोकार्पिक में क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा तो जो भी बच्चे इस ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं वो लिखते चलेंगे अपने नोटबुक में, कि वैसे आपको मोनोकार्पिक क्या होते हैं, कि वैसे पौधे जिनमें वर्ड अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही क्या होता है कि पुष्पीकरण की क्रिया होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक। क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक बोलते हैं, कि वैसे पौधे जिनके जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है, यानी कि उनके जिंदगी में मात्र एक बार ही उनमें से फूल निकलेंगे, यानी कि पुष्पन क्रिया होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको क्या, मोनोकार्पिक। जैसे में आपको क्या, बांस, बांस और एक हो गया आपका अगेव, ठीक, ये दो को जो आपका है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। देखिए बांस, बांस का आपका देखे होंगे बांस, ठीक, बांस का पौधे आप देखे होंगे, तो उसमें उनके जीवन काल में मात्र एक बार ही आपको बांस के उसमें से आपका फूल निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। बांस जो भी होता है, वो बांस आपको जो भी होता है, उस बांस में आपको मात्र उनके जीवन काल में, जिंदगी में उनके जब तक वो जिएंगे, मात्र उनके जिंदगी से कुछ समय पहले, जब उनका विनाश होने के कगार पर होगा, तो उसके कुछ समय पहले कहा कि वो पुष्पीकरण की क्रिया निकल जाएगा, तो समझिए कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। उसी तरह बांस हो गया, उसी के जैसा आपको एक अगेव होता है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर समझिए कि अगर इसको देखना हो कि बांस की जो भी प्रजाति होती है अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। कितने वर्षों में, तो याद रखिएगा, कोई भी बांस आपका होता है, जब वो बांस का 50 से 100 साल हो जाता है, 50 से 100 साल, तो इसी के बीच में क्या हो कि एक बार उनमें पुष्पन की क्रिया देखने को मिलेगी। क्या होगा कि एक बार उनमें पुष्पीकरण की क्रिया देखने को मिलेगी, ठीक है। कब, तो 50 से 100 वर्षों के बीच में, याद रखना है, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपको मोनोकार्पिक है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोनोकार्पिक जो है आपका है बांस, ठीक। तो बांस की जब 50 से 100 साल हो जाती है, ठीक, तो उस 50 से 100 साल के बीच में मात्र एक बार उनकी उनमें से एक प्रकार पुष्पन उसमें से एक बार आपको पुष्प निकलेगा, ठीक। तो समझिए कि वो बांस का आपका मात्र जीवन में एक बार ही आपको पुष्पीकरण की क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको बांस और अगेव हो गया आपका, ठीक। अब देखिए बांस की तरह ही एक पौधा होता है, ठीक, तो उसको नोट में लिखिएगा, नोट में, कि बांस की तरह ही एक पौधा होता है, बांस, बांस की तरह ही एक पौधा होता है, एक पौधा होता है, बांस की तरह ही एक पौधा होता है, जो क्या करता है कि अपने जिंदगी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प, जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया करता है, पुष्पन की क्रिया होती है। पुष्पन की क्रिया होती है। देखिए जैसे में आपको कौन सा है, जैसे में आपका थोड़ा इसका नाम थोड़ा भारी है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में नीला कुरेंजी कहा जाता है, ठीक है, नीला कुरेंजी। तो ये भी आपको जो भी बच्चे के टेस्ट दिया गया था उसमें आपको किया गया है नीला कुरेंजी। इसका और नाम देखेंगे तो उसका नाम आपका है एस्ट्रोविलेंथस कुंथियाना,
ठीक, एस्ट्रोवोलेंथस से कुंथियाना, ठीक, एस्ट्रोवोलेंथस कुंथियाना। तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। देखिए हम आपको समझा रहे थे, ठीक, कि देखिए बांस में तो उनके पूरे जिंदगी में एक बार ही पुष्पन क्रिया होगा, लेकिन बांस की तरह ही एक अन्य पौधा होता है जिसका नाम होता है नीला कुरंजी। इसका ओरिजिनल नाम होता है एस्ट्रोवोलेंथस कुंथियाना, जो देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि उनके 12 वर्ष जब हो जाता है तो 12 वर्ष में एक बार इनमें पुष्पन क्रिया दिखने को मिलती है। ठीक है, तो वो भी याद रखना है कि नीला कुरंजी किन्हें कहा जाता है, तो एस्ट्रोवोलेंथस कुंथियाना को कहा जाता है, जो आपको उनके जीवन में जब 12 वर्ष हो जाता है तो उनमें एक बार का होती पुष्पन क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, ये था आपका इसके बारे में आपका पूरा का पूरा जानकारी। इतना नोट कीजिए, इसके बाद उसके आगे आपको क्लास में बताया जाएगा। देखिए हमारे कैमरामैन जो भी है वो बहुत फास्ट काम करते हैं, बोर्ड को क्लीन कर दिए इतना देर के बीच में। ठीक है, तो जो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कि इसके बाद कौन सा आपको टॉपिक बताना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो बस 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो आपका है उसको थोड़ा ध्यान समझेंगे, जैसे आपका मध चक्र। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋतुस्राव चक्र क्या होता है। ठीक है, देखिए ऋतुस्राव चक्र, इसका बहुत सारा नाम आपका होता है। ठीक, ऋतुस्राव चक्र जो एग्जाम के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से आपको जब तीसरा चैप्टर जब बायोलॉजी के पढ़िएगा तो इस ऋतुस्राव चक्र के बारे में आपका बहुत बड़ा डिटेल में जानकारी आपको दिया गया है। जैसे कि देखिए इसका इंग्लिश के बारे में देखेंगे तो इसका इंग्लिश होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमसी। इसको देखेंगे थोड़ा, देखिए ध्यान से समझेंगे कि आपको क्या होता है। देखिए इससे फर्स्ट चैप्टर में आपके बायोलॉजी में इसके बारे में थोड़ा सा आपका डिटेल में दिया गया है जानकारी। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन आपको 10वीं क्लास में ही पढ़ने को मिले, 9 क्लास के बायोलॉजी में भी, 8 क्लास के बायोलॉजी में भी है। मतलब समझिए कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक साल हर एक आपको क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है, और जब आप एग्जाम देने जाएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ऋतुस्राव चक्र जो होती है वो हर एक आपको स्त्रियों में देखने को मिलती है। ठीक, इसके अलावा एक शब्द यहाँ पे, जैसा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको जैसा कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे एक शब्द आएगा प्राइमेट। ठीक, और एक होता है आपका नॉन प्राइमेट। ठीक, इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल में लिखवाना होता है, क्योंकि तीसरा चैप्टर में भी बहुत सारा डिटेल में आपको लिखना होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में आपको जानने के लिए मैं आपको अच्छी तरह से लिखवा ही देता हूँ, एक बार की दोबारा आपको लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा प्राइमेट और स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। देखिए ये जो भी आपकी किताब में परिभाषा दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और ये इसको नोट कीजिएगा, और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपको चैप्टर तीसरा में भी दिया गया है आपका। ठीक है, ये आपको चैप्टर तीसरा। ठीक,
आप अपने अपने किताब का, जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं तो अपना किताब निकालेंगे तीसरका चैप्टर, और उस तीसरका चैप्टर में भी ये आपको दिए देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आपको ऋतुस्राव चक्र क्या होती है, ठीक है। तो निकालिएगा उसको, इसमें देखिए आप कहाँ दिया है ऋतुस्राव चक्र के बारे में जानकारी। देखिए, जिसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र को पहले इतना समझ ध्यान से देखिए। प्राइमेट और स्तनधारी मतलब होता क्या है, देखिए जितने भी स्त्री वगैरह होते हैं, जो नर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपको प्राइमेट, ठीक। इसके अलावा एक नॉन प्राइमेट भी होता है, और स्तनधारी मतलब होते हैं कि जो जीव जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, उसको हम लोग स्तनधारी जीव कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, नॉन प्राइमेट और एक प्राइमेट, तो प्राइमेट और स्तनधारी में जो चक्र देखने को मिलता है उसको हम लोग ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा बहुत डिटेल में दिया गया है, जो हम आज ही बता देते हैं, जो तीसरा चैप्टर में आपको दोबारा हम नहीं बताएंगे, ठीक है। एक ही बार आपको समझा देंगे अच्छी तरह से क्या होता है। देखिए, ये जो चक्र है वो नारी और स्त्रियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चक्र है। कोई भी बच्ची का जब जन्म होता है, उनका ठीक से, अगर कोई भी स्त्री का ठीक से, अगर इसको भोजपुरी भाषा में मेंस भी बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम है, उसको पहले नाम को हम लोग देखते हैं। देखिए, नाम पहले समझते हैं इसका। इसे देखिए मासिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक, मासिक चक्र, मासिक चक्र, इसको मेंस भी कितना लोग बोलता है, ठीक, और इसको रजोधर्म भी बोलते हैं। और इसका नाम, इसका क्या क्या नाम हो सकता है, मासिक चक्र हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसका नाम होता है, एमसी भी लोग, बहुत सारा लोग बोलता है इसको, ठीक है। देखिए, मासिक चक्र हो गया, मेंस हो गया, रजोधर्म हो गया आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आपका, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इस साइकिल जो आप लोग चला के पढ़ने आए हैं वो वाला साइकिल नहीं आता है, दूसरा साइकिल होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको एमसी भी बोलते हैं, एमसी भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा जाता है, इतना सारा इसका नाम है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि कोई भी स्त्री का जब मेंस पहली बार आता है, कोई भी लड़की का, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि उस लड़की का, अगर वो लड़की किशोरावस्था में प्रारंभ हो चुका है उनका अवस्था, जिससे कि इसके जो अगर देखा गया कि यह चक्र जो होती है, इसको भी लिखते चलेंगे कि यह चक्र 12 से 15 वर्ष में शुरू हो जाती है, 15 वर्ष में शुरू हो जाती है। अब चलिए यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ अपवाद है, अपवाद मतलब कहने का मतलब का, अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखिए, शुरू हो जाती है और ये कहाँ से आपको 45 वर्ष तक चलती रहती है, और 45 से 50 वर्ष तक चलती रहती है, चलती रहती है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। देखिए, कहने का मतलब कि कोई भी लड़की का जब किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 12 से 15 साल की उनकी उम्र हो जाती है, तो उनके शरीर में एक प्रकार का क्या होता है कि चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से उनको मेंस बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब कि जब भी कोई लड़की का या जो भी कोई नारी का सबसे पहला जो आपका मेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और आपको समझिए कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें उस बच्चों को, यानी कि उसके स्त्री को या उस नारी को और उस लड़की को बोला जाता है कि उसके दौरान में तुम क्या करो कि कोई भी भारी वस्तु या कोई भी साइकिल या भारी वजन को नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो पहली बार जो किसी लड़की का मेंस आता है वो बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसके माध्यम से वो पहली बार उस दर्द को सहन नहीं कर पाती है, जिसके माध्यम से उसके ज़्यादा जो भी उसका योनि का भाग होता है उससे ज़्यादा आपको ब्लड प्रवाहित हो जाता है, जिसके माध्यम से उसके शरीर में कमजोरी
कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो चक्र शुरू होती है वो 12 से 15 वर्ष की शुरू में प्रत्येक नारी में शुरू हो जाती है, प्रत्येक स्त्री में। ठीक है, एक और जरूरी बात, और ये जो चक्र चलता रहता है जब बच्चे का आने की जो भी महिलाएं हैं, ठीक, उन महिलाओं को 45 से 50 वर्ष तक जब उनका उम्र हो जाती है तो उन महिलाओं में मासिक चक्र आपको बंद हो जाती है। ठीक है, तो बंद हो जाती है तो उसको भी लिखवाएंगे, उसको रजनोवृत्ति कहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बताने की जरूरत है। फिलहाल आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हम सभी को पच जाना चाहिए। अब ये नहीं कि एक बैग पूरा इतना खाना खा ले, ठीक है, जिसके माध्यम से बोले माई रे माई बहुत पेट दर्द करा, तब क्या करी, तो जाइए डॉक्टर के पास, दवाई देगा, सुई देगा, इसके बाद आपको ठीक करेगा, आराम कीजिए। तो उतना हम लोग को भी खाना नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम सभी को उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए ऋतुस्राव चक्र जो होती है प्रत्येक नारी का एक सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा का निर्धारित होता है। किसी स्त्री में जब यही मेंस आपको क्या होते हैं ठीक से नहीं आते हैं तो वो स्त्री क्या होते हैं कि बच्चों को जन्म देने में उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयों को देखने को मिलती है। ठीक है, आपने कभी कभी सुना होगा अपने गांव के क्षेत्रों में कि किसी स्त्री का 45 से 50 उम्र हो जाती है, ठीक है, फिर भी वो अपने बच्चों को जन्म देती है। क्यों? तो देखिए कभी कभी ऐसा होती है कि जब किसी लड़की का या किसी औरत का या कभी किसी स्त्री का जब मेंस बंद होने के कगार पर होता है तो उनमें जो भी आपको अंडाणु होती हैं वो अंडाणु क्या होती है कि उनके शरीर में प्रवेश होने के साथ साथ क्या होते हैं कि वो अंडाणु बनना धीरे धीरे शुरू कर देती है, जिसके माध्यम से एक अन्य अपवाद देखने को मिलती है कि कभी भी कोई भी स्त्री इतना बड़ी हो गई है या इतना उनका उम्र हो गया फिर भी वो बच्चे को जन्म दी है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलती है जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी मासिक चक्र नारी में प्रत्येक नारी में कितने वर्ष से शुरू होती है, तो 12 से 15 वर्ष। अब यहाँ से समझिए ध्यान से, देखिए बहुत सारे किताबों में अलग अलग लिखा है, जैसे कि आपको 10वां क्लास में अलग लिखा है, उसमें लिखा आपका है 11 से 12 वर्ष। ठीक है, 9 क्लास में आपको लिखा गया है आपको 11 से 13 वर्ष। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल अगर देखा जाएगा तो 11 से 15 वर्ष भी हो सकता है, 12 से 15 वर्ष भी हो सकता है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में समझिए कि उस लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना आपका उम्र में उसका मेंस शुरू हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि कोई लड़की हट्टे कट्टी होती है, जिसका मतलब बहुत सारे उनके शरीर में ताकत होती है, मजबूती होती है, जिसके माध्यम से उनके शरीर में जल्दी आपको यानी कि 10-11 साल की उम्र में उनका मेंस आना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई स्त्री का होती है कमजोर है, उनके शरीर में मांस नहीं है, ठीक है, तो उनके मेंस आने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो वही आपको 12 से 15 वर्ष की उम्र में जनरली आपको देखने को मिलता है। सारा लड़की लोग का यही 12 से 15 उम्र में। कभी कभी होता है जो लड़की हट्टा काटी होती है, यानी जो भी, अब हट्टा काटा कहने में तो गलत मत समझिएगा। ठीक है, हट्टा काटा मतलब उनके शरीर में मांस होगा, ज़्यादा खून होगा, तो उनके माध्यम से उनके शरीर में 11 से 10 साल की उम्र में उनका मेंस शुरू हो जाता है। तो वो अलग अपवाद होता है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है 12 से 15 वर्ष से शुरू होती है और 45 से 50 वर्ष तक इनकी चलती रहती है। ठीक, ये था आपका ऋतुस्राव चक्र के बारे में आपको जानकारी। इसी को हम लोग मासिक चक्र भी बोलते हैं, इसी को मेंस बोलते हैं। हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो एमसी है इस एमसी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एमसी का फुल फॉर्म यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार इसका एक उल्टा होता है जिसका नाम है मध चक्र। मध चक्र, ठीक, ये मध चक्र क्या होते हैं, देखिए जिस प्रकार कोई भी स्त्री में एक प्रकार का चक्र होता है जो आपको निर्धारित करता है कि उसके शरीर में कितने अंडाणु बनेंगे और कितने अंडाणु के माध्यम से आपको बच्चे पैदा होंगे, ठीक उसी प्रकार जितने भी आपको बस 3 चीज़ को छोड़कर, जैसे कि आपका मनुष्य, ठीक, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, इतने आदमी को, जितने भी जानवर हैं तो छोड़कर बाकी सब जितने भी जानवर में कोई भी चक्र पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मध चक्र। ठीक है, देखिए तो इसमें लिखेंगे नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को
मध्य चक्र कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में आपका हो गया गाय, बकरी, कुत्ता। और कुत्ता कहने का मतलब कि आप समझिए कि कुतिया नहीं ना लिख सकते हैं, और माने थोड़ा वो शब्द भाषा हो गया, इसलिए यहाँ पे कुत्ता लिख सकते हैं। ठीक है, घोड़ा लिख सकते हैं, इत्यादि कर सकते हैं। अब यहाँ पे घोड़ी नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सभी अच्छी तरह से, आप उतना होनहार छात्र हैं, उतना आप स्टैंडर्ड क्लास में चले गए हैं, उतना आपको डिटेल में समझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आप जैसे में लिख सकते हैं बात आपका ऋतु शरद चक्र में, जैसे कि आपका हो गया स्त्री में हो गया, इसके अलावा आपका बंदर हो गया आपका, ठीक, गोरिल्ला हो गया आपका, इसके बाद चिंपैंजी हो गया। ये 3 जानवर को छोड़कर बाकी जितने भी जानवर होते हैं उस सभी में आपको कौन सा चक्र होता है, तो मध्य चक्र पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र के बारे में जानकारी, और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसलिए बाबू लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा, यानी कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, तो उस समय आपको मालूम चलेगा काश मैं उस समय याद कर लिया रहता, सर इतना बोल रहे थे तो आज हम कराई छूट नहीं जाता। ठीक है, इसलिए जो जो क्वेश्चन पर टिक लगाया जा रहा है उस क्वेश्चन को याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए, ना तो एग्जाम में छूट जाएगा तो बाद में मत बोलिए कि हाँ सर जी नहीं लिखवाए हैं चाहे कुछ भी। ठीक है, प्रूफ के साथ जो भी पढ़ाया जाता है, यहाँ प्रूफ के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये था आपका मध्य चक्र और आपका ऋतुस्राव चक्र में अंतर। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिसका नाम आपका निषेचन, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर टिक लगाइएगा, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। और जो अभी लिखवाने जा रहे हैं जिसका नाम है निषेचन, इसको भी ऊपर टिक लगाइएगा, निषेचन। ठीक, जिसका इंग्लिश होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसका इंग्लिश इसलिए लिखवाया जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में कि उसका इंग्लिश ही हिंदी में पूछ देता है, इसी की वजह से। ठीक है, देखिए निषेचन क्या होता है। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है क्वेश्चन। ठीक है, वो भी 2 नंबर में नहीं 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए निषेचन क्या होते हैं कि जब 2 युग्मकों का युग्मन की प्रक्रिया जो होती है, 2 युग्मक कहने का जैसे देखिए नर युग्मक जो आपको शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नर युग्मक किसे बोला जाता है, नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु जो हम लोग मादा युग्मक बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों आपस में मिलते हैं और उस मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं निषेचन। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब आपके भाषा में समझाते हैं। देखिए, कोई लड़का और कोई लड़की आपस में बातचीत करते हैं या उनका शादी हो गया है, जब वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, और आपस में संभोग करते हैं, उन्हीं को प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया अच्छा से। ठीक है, बच्चा हंस रहा है बहुत ज़्यादा, हंसिए मत, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए अच्छा से। ठीक है, तो पढ़ाई हो चुका है, जो बच्चे का छूटा हुआ है, जो दूसरे कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे थे, ठीक है, जो ऑफलाइन के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के भी माध्यम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे की बात है। देखिए, तो निषेचन की प्रक्रिया में लिखेंगे कि 2 युग्मकों के युग्मन की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ इसे भी लिख सकते हैं, नर युग्मक अर्थात नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु।
ये दोनों के मिलने या युग्मन कहिए, या इन दोनों के मिलने को, ठीक, नर युग्मक अर्थात शुक्राणु और मादा युग्मन अर्थात अंडाणु, ये दोनों के मिलने की प्रक्रिया को ही मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक। अब ये निषेचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। निषेचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला में लिखेंगे आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन, और दूसरा में लिखेंगे बाह्य निषेचन। देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं कि निषेचन क्या होता है, इसके बाद इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उस मिलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि निषेचन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये निषेचन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका आंतरिक निषेचन और दूसरा आपका होता है बाह्य निषेचन, ठीक है। तो इस दोनों के बारे में इतना फिलहाल इसको नोट करने की कोशिश कीजिए कि दोनों क्या होते हैं। चलिए इतना लिख लिए होंगे, चलिए आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना ही रहने दीजिए, बहुत आपका है, ठीक है। कि निषेचन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना है कि आंतरिक निषेचन और एक आपको बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। अब ये दोनों के बारे में, ठीक, अगले क्लास में दोनों के बारे में समझेंगे कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन आपको क्या होता है, ठीक है। तो बस से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब दूसरे क्लास को यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कराना है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद उसके अगले वाले वीडियो को जरूर देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय हो चुके हैं, ठीक है, दूसरे वीडियो का। तो बस आज के लिए आपका क्लास नहीं रहने देते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये वीडियो जो आज है, आप सभी के सपोर्ट के माध्यम से आज वीडियो का क्वालिटी कुछ बेहतर तरीके से किया गया है। तो आज कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सभी कि आज का जो वीडियो का जो क्वालिटी था वो कैसे था, और आज का पढ़ाई आप सभी को कैसे लगे, इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप सभी को पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से लगे होगी, ठीक है। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिसके माध्यम से जो भी बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई समझ में नहीं आ गए थे, हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।